बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 13th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी थायराइड ग्लैंड। एंड व्हाट इज़ दी थायराइड ग्लैंड अगर हम बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ग्लैंड है हमारे एंटीरियर नेक के रीजन के अंदर, एक कार्टिलेज होती है द थायराइड कार्टिलेज, इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा सही है जी, अच्छा खासा। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तकरीबन सबसे बड़े साइज का है, बाकी सारे छोटे होते हैं इससे, ठीक है जी। और यानी कि हम कहेंगे प्रेजेंट इन द एंटीरियर ऑफ द नेक एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। और मैं आपको फ़र्ज़ किया बताऊं तो बेटा फ़र्ज़ किया ये एक इंसान की नेक शरीफ है और यानी उसकी वो ये ट्रैकिया है, उसके ऊपर जो लेरिंग्स का एरिया है वहाँ है वो, तो यहाँ पे करके ये वाला ग्लैंड होता है, यानी इट्स लाइक ओवर हियर उसके ऊपर, ठीक है। इसको हम कहते हैं द थायराइड ग्लैंड। अच्छा, आपको पता है कि एक ग्लैंड दिमाग के अंदर भी होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं द न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। ये मैं ऊपर वाली दो चीज़ें इसलिए बनाई हैं कि मैं आपको कुछ गाइडेंस अच्छी दे सकूं इस हवाले से। आपने एक बात याद रखनी है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड, अच्छा अगर आप गौर करें तो यहाँ से एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है थायराइड TSH रिलीजिंग फैक्टर। क्या आता है? TSH रिलीजिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। उसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, हमारी मर्जी है। वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है TSH, यानी TSH को एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस के ऑर्डर के तहत रिलीज करवाया जाता है और ये हार्मोन आता है थायराइड के पास और उसे कहता है तू अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर। और उसके बेटा जी 3 हार्मोन हैं। नंबर 1 इज द थायरोक्सिन और इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, T4 भी कहते हैं। और एक दूसरा हार्मोन भी निकलता है जिसको हम कहते हैं T3 या ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या कहते हैं जनाब? ट्राई आयोडोथायरोनिन। और एक तीसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं द कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ और फिर हम आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। आज हमने काफ़ी पढ़ना है। तो बेटा जी जो असल में मैं T3 को यहाँ लिख दूँ तो आपको कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि ना मैं जगह सेव करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पैराथायराइड्स भी बढ़ाने हैं तो लाइक मैं यहाँ पे कैल्सिटोनिन बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। अब अगर आप गौर इधर देखें, अब बेटा T3 और T4 जो 2 हार्मोन है ना, ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। क्या? बॉडी मेटाबॉलिज्म, दोनों ही T3 और T4 दोनों ही तकरीबन। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो थायरोक्सिन को बख्शी जाती है इज्जत, ठीक है। तो दे रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन होंगे ख़ास तौर पे एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करना, उनको जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़। ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारे वो जो रेस्पिरेशन का जो अमल है उसको तेज़ या कम करता है, उनको रेगुलेट करते हैं। थायरोक्सिन ज़्यादा तो वो भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा। थायरोक्सिन कम तो उसी हिसाब से, और थायरोक्सिन ओवर तो उस हिसाब से, ठीक है। यानी नॉर्मल इनका काम ये है, ठीक है जी। अब बेटा अगर हमारी बॉडी के अंदर ये वाले हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएं, मैंने कहा था किसने रिलीज़ कराया, कहाँ से रिलीज़ हुआ, एक्शन क्या था, और कम या ज़्यादा होने से क्या होता है। मैंने कहा था ना हार्मोन से रिलेटेड ये बातें आपने पढ़नी। अगर ये हार्मोन कम हो जाए 2 कंडीशन होती है बेटा, एक होती है हाइपोथायरॉइडिज्म और दूसरी होती है
हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है हम कहेंगे डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ थायराइड। ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मल से, जितनी इनकी जरूरत है उतने प्रोड्यूस नहीं होते। जब ये नॉर्मल से कम प्रोड्यूस होते हैं थायराइड के हार्मोन्स तो क्या होता है? तो बेटा होता ये है कि बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन, लेस एनर्जी प्रोडक्शन, हार्मोन कम, रिएक्शंस कम, रिएक्शन कम तो एनर्जी प्रोडक्शन कम। ठीक है जी। अब एनर्जी अगर लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो गई इनकी वजह से तो बॉडी के अंदर ओवरऑल एक हर वक्त लाइक एक बंदे को ठंड लगती है। ठीक है जी, कोल्ड, ठंड लगना। इसी तरह बेटा बंदे को हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट, बंदा उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाता, बड़ा थका फील करता है, कमज़ोर फील करता है। और काफ़ी अरसे के बाद, यानी अगर काफ़ी देर तक उस बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म रहे तो उसकी, क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और अगर रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी किस चीज़ को तोड़ के प्रोड्यूस होती है? ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को। अगर वो खाना जो हमने खाया है वो उसको ब्रेक करके एनर्जी नहीं बनेगी तो वो खाना हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, बंदा मोटा हो जाता है। समझ गए? एक वजह ये भी है हाइपोथायरॉयडिज्म की। लेटर ऑन, काफ़ी देर के बाद पता लग गया, यानी थायराइड ग्लैंड अपना कम प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, जिनकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कम होती है, बॉडी की हार्ट बीट कम हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, ठंड लगती है। ऐसे बंदे को आजकल के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। समझ गए? तो ये सूरत हाल है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है बेटा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर प्रोडक्शन कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा, बार बार। उससे क्या होता है? बॉडी में मोर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बंदे की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। और एक और, बंदे के इवन हाथ कांपते हैं, शिवरिंग ऑफ हैंड्स। मुझे याद है हम काम करते थे तो लाइक थोड़ा एक इंसान के अंदर पल्स भी होती है, और पल्स की वजह से भी उसके हाथ थोड़े शिवर करते हैं, थोड़े से, मतलब आप अगर उनको देखें तो एक जगह बिल्कुल स्टिल नहीं रहते। सही है? तो अब मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तब वो हमारी एकेडमी में एक बार आए थे, तो मैंने, वो प्रोफेसर थे, तो मैंने कहा सर ये, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे यहाँ पे हाथ लगा के चेक किया कि ये आपका कोई पिछले दिनों में वेट गेन या लूज़ तो नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि नहीं सर, मेरा वेट लूज़ तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, थायराइड आपका ठीक है। तो मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस एरिया, और अंडरस्टूड है कि अगर बंदा, देखें आपकी बॉडी में रिएक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा खप रही है, जब एनर्जी ज़्यादा खप रही है तो आपका वेट लूज़ होगा, क्योंकि जो बॉडी के रिजर्व्स हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे, जो बॉडी ने स्टोर करके जो रखा हुआ। तो ये बेटा जी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयड। एक और याद रखें, अगर आप गौर करें तो थायराइड के हार्मोन के बारे में T4 या T3 क्यों लिखा जाता है? इसके साथ 3 आयोडीन होते हैं और इसके अंदर 4 आयोडीन होते हैं। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो एक और कंडीशन आती है जिसको हम गॉइटर कहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता प्रॉपर, तो वो जो है ना, वो सूजता तो नहीं है लेकिन बड़ा हो जाता है। सर रखें आप, सूजने का मतलब है बेटा, सूजने का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन होना, वो और चीज़ है। और एक होती है हाइपरट्रॉफी, यानी उसका साइज बढ़ गया, वो थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है, जो जिसको हम गॉइटर कहते हैं, कि यहाँ स्वेलिंग सी नेक में आती है, जिसको गिलर्ड भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपको लग गया पता थायराइड के 2 मेन हार्मोन्स के बारे में। अब अगर हम गौर करें तो थायराइड का तीसरा अहम तरीन हार्मोन जो है वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को मैं आप एक हार्मोन के मुकाबले में पढ़ाता हूँ आमतौर पे, वो है बेटा जी एक दूसरा ग्लैंड है। वो बेसिकली 4 इस तरह के वो होते हैं ग्लैंड, छोटे छोटे, वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं, यानी डीप उसके नीचे ही होते हैं। उनको हम कहते हैं द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड्स। और जो पैराथायरॉइड ग्लैंड, यानी दीज आर द 4 ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो इन द एम्बेडेड इन द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के अंदर दंसे हुए होते हैं। ये जो 4 ग्लैंड हैं, जी बेटा आप लेट हो गए, अच्छा आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी।
तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो बेटा एक हार्मोन मेजर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस करता है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं पैराथॉर्मोन या पैरेट हार्मोन। आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन उसकी कर सकते हैं। ये मैं दोनों को आपस में कंपैरिजन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके बाद एक और कंपैरिजन भी पढ़ाऊंगा, फिर हम एड्रीनल्स को हम आज छोड़ देंगे, हम पेंक्रियाज पे डायरेक्ट जाएंगे, जिस तरह मैंने कल स्कीम आपको बताई थी। एड्रीनल्स को हम परसों पढ़ेंगे क्योंकि उसका रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो कैल्सीटोनिन, अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं तो बेटा ये है, आपको देखें, मैंने दूध पिया, या मैंने कैल्शियम की गोलियां खा ली, या मैंने कोई ऐसी चीज खाई जिसके अंदर कैल्शियम था, ठीक है, लेमन खा लिया बेटा लेमन को उर्दू में क्या कहते हैं? तो जो कैल्सीटोनिन है, ये देखें, मैंने कैल्शियम खाया, अब बेटा मेरे ब्लड में कैल्शियम, ऑब्वियसली जो खाना हम खाते हैं वो किधर जाता है? पहले हमारे मैदे में, इंटेस्टाइन में, वो वहां से फिर किधर जाता है? आपने पढ़ा नहीं था? पहले खाने की इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन होती है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, खाना ब्लड में जाता है। तो वो कैल्शियम, जिस तरह अभी मैंने मीठा खाया तो मेरे ब्लड के ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, अभी मैंने नींबू खा लिया तो फिर वो सिट्रिक एसिड बढ़ गया, सही है। तो ब्लड के अंदर अगर हम कैल्शियम खाते हैं तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड के कैल्शियम लेवल बढ़ने से दो नुकसान हो सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर कैल्शियम हर वक्त बढ़ी रहे तो किडनी स्टोन्स, वो बड़ा था ना, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड बढ़ गए और कैल्शियम बढ़ गई तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बन जाएंगे। और दूसरे नंबर पे अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा हो तो हार्ट बीट या बाकी सारे मसल्स भी, और खास तौर पे हार्ट बीट तेज रहती है, सही है। इसको टैकीकार्डिया कहते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाना, हार्ट तेज बीट करता है, तो बेटा उसके नुकसान अलग है सारे। अच्छा, ये हाइपर जो थायराइडिज्म है ना, इसमें एक बात थी, हार्ट बीट बढ़ती है ना, इसके पसीने भी बंदे को आते हैं, वो मैं भूल गया, स्वेटिंग, ठीक है ना जी। अच्छा, अब बेटा उस कैल्शियम को जो हमने खाई है नॉर्मली, वो कैल्शियम, देखे ना, मुझे एक बात बताएं बेटा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है ये नॉर्मल तकरीबन, हमने कैल्शियम खाई, ये थोड़ा सा बढ़ गया, अब इसको नॉर्मल कम करना है तो नॉर्मल लेके आके यहां पे तक छोड़ देगा। ये जो काम है ना, ये कैल्सीटोनिन करता है। कैल्सीटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये नहीं करता कि कैल्शियम नॉर्मल से कम, ये काम नहीं करता, ना, यानी नॉर्मल से कम, ठीक है ना। मैं ग्राफ यहीं पे बना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। वो क्या है कि कैल्सीटोनिन, ये देखें आप, ये ग्राफ है, फर्ज किया ये नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल यहां थे, ये ऐसे हो गया। अगर हमने खाना खाया और कैल्शियम जो है वो नॉर्मल से बढ़ गई तो उसको वापस इस पोजीशन पे लेके आना, ये काम है कैल्सीटोनिन का। इससे काम नहीं होने देता वो, ठीक है, यानी इट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल टू नॉर्मलाइज इट, उसको नॉर्मल कर देता है, सही है जी, ताकि वो मसला मसैल ना हो। और दूसरे नंबर पे बेटा अगर यानी, और ये काम कैसे करता है बेटा, ये कैल्शियम को डिपॉजिट करा देता है इन बोन्स, हड्डियों के अंदर जमा करा देता है, ठीक है जी, समझ गए। अब दूसरा हार्मोन क्या? अच्छा, कभी हम दूध नहीं पीते या माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, या और तो ठीक है ना, अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको वापस बढ़ा के नॉर्मल पे लेके आना, ये काम पैराथॉर्मोन करता है। यानी पैराथॉर्मोन क्या काम करता है? इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे? बोन्स से ब्लड में वापस डाल देता है, क्योंकि हमारे अंदर देखें, बाहर से आप कैल्शियम नहीं खा रहे तो अंदर तो जमा हुई भी है ना हड्डियों में, तो हड्डियों में से फिर वो निकाल के, वो पैराथॉर्मोन उस कैल्शियम को हड्डियों में से निकाल के उसको वापस ब्लड में डाल देगा और काम चलाई रखेगा जब तक आप बाहर से मजीद कैल्शियम नहीं खाते। बेटा समझ आई? तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के
खिलाफ काम करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। अगर अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तो एक कम कर देता है, और अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो एक ज़्यादा करके, लेकिन दोनों का अल्टीमेट मकसद उसको नॉर्मल करना होता है। ये नहीं कि ये उसको बढ़ा दे, नॉर्मल से ही बढ़ा दे और वो उसको नॉर्मल से भी कम कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो ये काम आपको मैंने बता दिया कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। अब जो अगला हार्मोन जो अगला ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द पेंक्रियाज, नॉट एड्रिनल्स, क्योंकि पेंक्रियाज में एक चीज आपको पढ़ानी है और उसके बाद आपको दो मतलब डेफिनेशन और आज का लेक्चर कंप्लीट। तो पेंक्रियाज जो है ना, एड्रिनल्स को इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। पेंक्रियाज बेटा लबलबा एक छोटा सा ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट इन द वी, जो यू शेप कर्व नहीं है हमारी इंटेस्टाइन का। लाइक आपको पता है कैल्शियम, ये जो अगर स्टमक है और आपको पता है कि स्टमक की जो नीचे जो इंटेस्टाइन है उसमें जो पहली पार्ट है ना उसका नाम है ड्यूडिनम, और उस ड्यूडिनम के यहाँ दरमियान में देयर इज दी पेंक्रियाज, लेकिन वो बनाने का अभी मकसद हमारा नहीं है। पेंक्रियाज जो है ना बेटा असल में ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये एक्सोक्राइन के साथ साथ ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का फर्क आप अच्छी तरह जानते हैं। एंडोक्राइन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोक्राइन की जो सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली वहां तक जाती हैं, और एंडोक्राइन की सिक्रीशन ब्लड में चली जाती है। ये बात आपने कल परसों पढ़ी थी। अच्छा अब देखें तो बेटा ये पूरे का पूरा ग्लैंड जो है ना ये एक्सोक्राइन है, और ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। और पेंक्रियाटिक जूस का क्या फायदा होता है, उसमें 3-4 एंजाइम होते हैं। ये बात आप 9th में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। और ये इसकी अपनी नाली है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट, और वो पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो यहाँ से जाके वो ड्यूडिनम की तरफ जाती है, आगे वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके इस पार्ट से गर्ज है। सारे का सारा पेंक्रियाज जो है दैट डज नॉट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ दी, यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं ऐसे पेंक्रियाज के, यानी हम कहेंगे स्मॉल पोर्शंस या पैचेस ऑफ पेंक्रियाज एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इन छोटे छोटे इनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। समझ गए? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना कि जो ओनली द स्मॉल पोर्शन, एक इधर देखो, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है एक जजीरा छोटा सा समंदर के अंदर। आइलेट्स क्या होगा? छोटा सा टुकड़ा है पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन नहीं एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता हो और हार्मोन प्रोड्यूस करता हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक अल्फा सेल्स से और एक बीटा सेल्स से। वो किताब में नहीं लिखा, मैं सिर्फ अंदाजा दे रहा हूं आपको, ठीक है जी। बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, अल्फा सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकागोन, हम बात करते हैं। तो बेटा ये दो हार्मोन है, एक का नाम है जनाब अली इंसुलिन और दूसरे का नाम है द ग्लूकागोन, ठीक है बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है। अभी इसलिए अभी आपको रीजन समझ आएगी कि वाह ये बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होती है और ये अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि बेटा जो काम कैल्शियम के साथ ये जोड़ी करती थी वो काम ग्लूकोज के साथ ये जोड़ी करती है। इंसुलिन क्या करती है? इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन या लेवल। हम कंसंट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को BGC कहते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। जिसको हम ये भी कहते हैं मैं अपनी शुगर चेक करा के आया, असल में आप अपना ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेक करा के आते हैं, BGC, ठीक है जनाब। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है इंसुलिन। कैसे डिक्रीज कर? ब्लड, अभी आपने खाना खाया, मीठा खा लिया, उसमें ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा जो शुगर्स हैं वो आ गई ब्लड के अंदर। अब उस ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को तोड़ के नहीं, उसको स्टोर कराना या यूज कराना, दो काम, ठीक है जी। नंबर 1, ये ब्लड ग्लूकोज को कैसे काम करता है? नंबर 1, इट
by utilizing the glucose by liver cells। बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स, खास तौर पे लिवर सेल्स को कहता है कि दवा इस्तेमाल करो ग्लूकोज, इसको डाउन करो। और नंबर 2, बाय स्टोरिंग द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बेटा हमारी बॉडी में ना एनिमल्स की बॉडी में ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज की शक्ल में स्टोर, गंदुम, जिस तरह अगर आप गंदुम की ब्रेड बना के उसे स्टोर कर लेते, समझ रहे हैं ना, तो ग्लूकोज को पहले ग्लाइकोजन बनाते हैं, उसको पॉलीमर है उसको, ठीक है, और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। ये तरीके हैं जी इंसुलिन के। यानी इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है, कम करती है। और जो ग्लूकागॉन है, अगर बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, आपने कुछ खाना नहीं खाया या 100 मसले था, तो ये इंक्रीज कर देता है। तो इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये काम ये वाला काम कैसे करता है? नंबर 1, ये ब्रेक करता है ग्लाइकोजन को इनटू, ग्लाइकोजन किस चीज की बनी होती है? ग्लूकोज से तो बनी थी, मैंने अभी आपको बताया। तो ये उसको तोड़ के वापस ग्लूकोज बना देता है, तो उस तरह से ब्लड में डाल देता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना, लाइसिस करना, और या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, सिंथेसाइज करना। नियो का मतलब होता है अंदर से, ग्लूको मतलब ग्लूकोज। तो ये दोनों बातें एक ही है। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने का मतलब यह है कि ग्लूकोज को बाहर से खाने की बजाय अंदर से प्रोड्यूस करना। तो बेटा अगर मैं अब यहां पे लिखूं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज इनटू लिवर ग्लाइकोजन या मसल्स ग्लाइकोजन, मसल्स में भी स्टोर होती है। तो ये काम किसने किया था? इंसुलिन शरीफ ने। और अगर ये इधर से उठा के वापस ग्लूकोज में डालना ब्लड में, ये काम किसने किया था? ग्लूकागॉन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इन दोनों हार्मोन की, इसकी तो खैर इतनी कमी की इतनी मसले मसाइल नहीं है, मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं इतना सा एरिया को, मसला तो नहीं होगा। तो बेटा इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ये अहम बात है। ठीक है जी, इस कंडीशन को हम कहते हैं, मैं यहां पे इधर लिख देता हूं, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस ये बीमारी किसकी वजह से होती है? नंबर 1, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। वो इंसुलिन क्यों कम हुआ, वो 100 अलग बातें हैं और उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में आप 12वीं क्लास में जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन ये कम क्यों होती है डेफिशिएंसी इंसुलिन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इंसुलिन की कमी की वजह से होता क्या है, ये बात हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं ना कि इस हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है। देखिए, इंसुलिन अगर कम होगा तो क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा क्या ज्यादा होगा? बेटा लींबू, हाँ ज्यादा होगा। नहीं समझ आई ना? ब्लड ग्लूकोज को जिस चीज ने कम करना है, अगर वो ही नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कम होगा? नहीं ना। तो इसको हम कंडीशन को कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी ब्लड के अंदर, ईमिया का मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज इन द ब्लड, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर ग्लाइसीमिया यानी ज्यादा ग्लूकोज इन द ब्लड। इसके अलावा ग्लूकोज इन द यूरिन के अंदर भी आमतौर पे ग्लूकोज नहीं होती, कम, बहुत माइन्यूटेस्ट क्वांटिटी में होती है, पर थोड़ी सी इसमें ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा बेटा देखिए, अगर ज्यादा शुगर है बंदे की बॉडी में, उसको निकालने के लिए बंदे को बार बार पेशाब आएगा, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, बार बार पेशाब आएगा और उस पेशाब में ग्लूकोज भी
होगा। इसलिए कहते हैं कि जिस घर के अंदर, वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ जाएं, उन लोगों को अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल और शुगर टेस्ट करानी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को मौलवी साहब? तो ये कंडीशन है जी डियाबिटीज मेलाइटस। और इसमें 100 मसले मसाइल हैं, किडनी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही हो जाती है, ब्लड इवन और जो है हार्ट ये ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अभी हमारा काम नहीं है। तो डियाबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन विच इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। मैं इसमें आ रहा हूं, देखना मेरा फेस आ रहा है। तो डियाबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन which is caused by deficiency of insulin and it is characterized by what? The hyperglycemia, ग्लूकोज इन द ब्लड ज़्यादा, ग्लूकोज यूरिन के अंदर भी आ जाता है, बार बार पेशाब आता है और 100 और मसले मसाइल होते हैं। अब इसके उलट एक कंडीशन और है बेटा जिसको हम कहते हैं डियाबिटीज इंसिपाइडस। वो देखें, वो इसकी वजह से नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इसलिए नीचे लाइन लगा दिया। डियाबिटीज इंसिपाइडस ये बेटा डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की वजह से होती है। देखिए मुझे एक बात बताएं, एडीएच का काम क्या है? अगर आपको उस दिन कल वाला लेक्चर पता हो तो हमने कहा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब यूरेसिस मतलब यूरिन फॉर्मेशन, डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन, एंटी डायूरेसिस मतलब लेस यूरिन फॉर्मेशन। ये हार्मोन यूरिन कम करता है ताकि जो है पानी बचाया जा सके। कैसे काम करता है? ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाता है, वो किडनी में जाके पानी को बचाता है कि भाई पेशाब कम प्रोड्यूस हो। आपने पढ़ा हुआ है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर भी ये बात पड़ी हुई है, सही है जी। अब बेटा अगर ये काम ना हो, ये हार्मोन कम हो जाए, ना प्रोड्यूस हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, वहाँ से आके स्टोर होता है पोस्टीरियर। पता है ना, उस कल के लेक्चर की बात है, परसों कल हुआ था लेक्चर, परसों कल क्यों नहीं हुआ था? अच्छा हाँ वो लेमन की वजह से। अच्छा खैर सुने तो बेटा समझ रहे हैं ना आप बात को? तो जो क्या कहाँ थे हम? हाँ, एडीएच का काम है यूरिन को कम करना ताकि पानी बचाया जा सके। अब अगर एडीएच किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं होता या कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एडीएच का काम ही ये था, वो आ ही नहीं रहा। उसकी वजह से ज्यादा पेशाब बनेगा कि कम पेशाब बनेगा? हाँ, कम कैसे बनेगा? ज्यादा बनेगा। देखें इसका काम था, इस एडीएच का काम था पानी को बचाना बॉडी में। अब पानी नहीं बच रहा तो वो यूरिन में ही जाएगा ना, समझ रहे? तो इसकी वजह से क्या होता है कि एडीएच की कमी की वजह से जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से मोर यूरिन फॉर्मेशन होती है। बेटा जरा गौर करो, हाँ एक कंडीशन इसमें और इसमें सेम है कि नहीं है? उसमें भी पेशाब ज्यादा आता है, इसमें भी, लेकिन उसमें इस ग्लूकोज के ज्यादा होने की वजह से ज्यादा आता है और इसमें एडीएच के कम होने की वजह से ज्यादा आता है। इसलिए इस कंडीशन को डियाबिटीज इंसिपाइडस कहते हैं। ये वाली बात हम पिट्यूटरी में पढ़ना भूल गए थे और हमने डियाबिटीज मेलाइटस और इंसिपाइडस को कंपेयर किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन का फंक्शन भी आपस में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछे।